2004 में पुलिस और हरियाणा एक संदिग्ध के सामने बैठे थे जिसने शांत भाव से अपने भयावह आपराधिक गिरोह का ब्यौरा दिया। उसने 125 अवैध सर्जरी करने की बात कबूल की और फिर 50 से अधिक हत्याओं का जुर्म कबूल किया। उस समय उसने जांचकर्ताओं को बताया कि वो शवों की गिनती भूल गया था। पूछताछ कक्ष में मौजूद व्यक्ति डॉक्टर देवेंद्र शर्मा थे। आयुर्वेद चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। 1984 में पटना के एक विश्वविद्यालय से। पूरे एक दशक तक शर्मा ने अपने पेशे को सार्थक किया। वे राजस्थान चले गए, जनता क्लिनिक खोला और एक स्थानीय चिकित्सक और पारिवारिक व्यक्ति के रूप में शांत जीवन व्यतीत किया। इस पृष्ठभूमि के कारण उनके बाद के अपराधों की भयावहता को समझना कठिन हो जाता है। एक चिकित्सक ने वर्षों तक एक ईमानदार चिकित्सक के रूप में काम किया, फिर अचानक एक बड़े पैमाने पर हत्यारा बन गया। इस बदलाव को समझने के लिए हमें उस सटीक क्षण को खोजना होगा जब चिकित्सक टूट गया। 1994 में वो क्षण आया। अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से शर्मा ने अपनी जीवन भर की बचत 11 लाख रुपए एक गैस डीलरशिप योजना में निवेश कर दी। यह एक धोखाधड़ी थी। रातों रात उनकी सारी दौलत खत्म हो गई। आर्थिक बर्बादी का सामना करते हुए शर्मा ने एक सोची समझी रणनीति अपनाई। नुकसान सहने के बजाय उन्होंने अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया और कानून के बाहर जाकर पैसा कमाने के लिए पाखंडी शपथ को तोड़ दिया। काला बाजार में उनका पहला कदम सर्जरी से जुड़ा था। शर्मा ओलिगर चले गए, एक अन्य डॉक्टर के साथ मिलकर काम करने लगे और अवैध किडनी प्रत्यारोपण के लिए समर्पित एक गुप्त क्लिनिक चलाने लगे। आर्थिक लाभ तुरंत दिखने लगा। एक किडनी प्रत्यारोपण के लिए शर्मा को 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। 2 सर्जरी में ही उनका कर्ज खत्म हो गया और उसके बाद हर प्रक्रिया लाभदायी रही। इस भारी मुनाफे ने उनकी नैतिक सीमाओं को तोड़ दिया। मानव अंग अब किसी मरीज के इलाज के लिए सिर्फ एक हिस्सा नहीं रह गए थे, बल्कि एक ऐसा सामान बन गए थे जिसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इस आकर्षक बाजार के लिए स्वेच्छा से दान करने वालों पर निर्भर रहना बहुत धीमा था। अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए शर्मा को एहसास हुआ कि उन्हें पूरी आपूर्ति श्रृंखला को खुद नियंत्रित करना होगा। उनकी टीम ने ओलिगर की सुनसान सड़कों पर अंधेरे की आड़ में खोजबीन शुरू कर दी। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर ले जाने वाले भारी परिवहन वाहनों को निशाना बनाया और अकेले रात्रिकालीन शिफ्ट में काम करने वाले ड्राइवरों की कमजोरी का फायदा उठाया। हर सफल अपहरण से उन्हें 3 तरह की आय प्राप्त होती थी। सबसे पहले शर्मा ड्राइवर के दोनों गुर्दे निकाल लेता था, फिर वो चुराए गए गैस सिलेंडरों को अपने नकली गैस एजेंट में भर देता था। अंत में खाली ट्रक को काला बाजार में बेच दिया जाता था। पीड़ितों के शवों को ठिकाने लगाने के लिए एक ऐसी विधि की आवश्यकता थी जिससे कोई सुराग न बचे। शर्मा ने कोसगंगे की हजारा नहर को चुना। वहां का पानी मगरमच्छों से भरा हुआ था, जो सबूतों को मिटाने वाली एक जैविक प्रणाली प्रदान करता था। ये प्रणाली मानव जीवन के पूर्ण औद्योगिकरण का प्रतीक है। शर्मा अपने पीड़ितों को इंसान नहीं, बल्कि एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला में बहुआयामी संपत्ति मानता था, लेकिन उसकी योजना विफल रही। भारी परिवहन वाहन शायद ही कभी बिना किसी सुराग के गायब होते हैं, और कई बड़े एलपीजी ट्रकों के गायब होने से संगठित पुलिस का ध्यान आकर्षित हुआ। 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी पहचान छिपाने के लिए शर्मा ने अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित कर लिया। उसने दिल्ली और जयपुर से टैक्सियां किराए पर लेना शुरू किया, जिससे उसे भोले भाले शिकारों की एक श्रृंखला मिल गई, जिन्हें वो सीधे कासगंगे नहर की ओर ले जाता था। इन अपराधों से होने वाली आय में काफी कमी आई। वो अब लाखों रुपये के लिए अंगों की तस्करी नहीं करता था। अब वो ड्राइवरों की हत्या करके उनकी कारों को 2000 से 2500 रुपये में बेचता था। 2004 में गुड्डू में उसकी गिरफ्तारी के साथ ही उसका गिरोह ध्वस्त हो गया। शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और जयपुर केंद्रीय जेल भेज दिया गया। छोटी मोटी रकम के लिए हत्या करने की ओर उसका झुकाव ये दर्शाता है कि उसका मकसद कर्ज वसूली से हटकर सामान्य रूप से हत्या करने में बदल गया था। शर्मा की सजा कहानी का अंत नहीं थी। जनवरी 2020 में 16 साल की सजा काटने के बाद उसे 20 दिन की पैरोल दी गई। वो तुरंत गायब हो गया। शर्मा दिल्ली चला गया, एक विधवा से शादी की और संपत्ति डीलर के रूप में काम करके समाज में फिर से घुल मिल गया। पुलिस को उसे ढूंढने में 7 महीने लगे, जिससे उसकी धोखेबाजी की क्षमता उजागर होती है, जिसने उसे भगोड़ा रहते हुए भी सामान्य जीवन जीने में सक्षम बनाया। 2023 में उसे दूसरी बार पैरोल दी गई। एक बार फिर वो जेल से भाग निकला और गायब हो गया। बार बार भागने की ये घटनाएं दर्शाती है कि कानूनी व्यवस्था की कमियां उसके लिए एक और तार्किक खामी थी जिसका उसने फायदा उठाया। अंतिम खोज ने अधिकारियों को राजस्थान के एक ग्रामीण गांव में स्थित रामेश्वर धाम मंदिर तक पहुंचाया। 2025 में जांचकर्ताओं ने संत देदास महाराज नामक एक बुजुर्ग पुजारी को पाया, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी और धार्मिक चिन्ह थे। वे सीरियल किलर से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। उनकी पहचान की पुष्टि करने के लिए हड्डियों की संरचना का पुराने चित्रों से मिलान करके बायोमेट्रिक विश्लेषण का उपयोग किया, उनकी नाक और आंखों की, जिससे ये सत्यापित हो गया कि पुजारी वास्तव में शर्मा ही थे। डॉक्टर
शर्मा की अंतिम गिरफ्तारी उनकी मृत्यु के बाद मंदिर के गर्भगृह में हुई। शर्मा का एक शांत संत के रूप में अंतिम वेश ये दर्शाता है कि कैसे एक शिकारी आसानी से वैद्य या संत का मुखौटा पहनकर सबके सामने छिप सकता है।